हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉस्ट फ्री कोचिंग में स्वागत है। आपकी हिंदी व्याकरण वाली क्लास में आज पढ़ाने वाली हूँ हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी। ये हिंदी नाम कैसे पड़ा? हिंदी नाम ईरानियों ने दिया है। कैसे दिया है? ये सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। सिंधु नदी के नाम पर हिंदी नाम पड़ा है। ये इसकी क्या है पूरी व्याख्या कि सिंधु नदी के तट पर ईरानी लोग आते थे तो वो साकोहा बोलते थे। ईरानी लोग साकोहा बोलते थे, तो साकोहा बोलते थे तो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। सॉरी, हिंदू नदी बोलते थे तो हिंदू से हिंदवी हुआ, हिंदवी से हिंदी शब्द बना। तो ये किसकी देन हुई? ईरानियों की। और ये क्या बोलते थे? साकोहा, ता था में ता, धा को भी दा बोलते थे, पा फा में पा को भी पा और फा को भी पा बोलते थे। इनका ये बोलने का अपना प्रचलन था, उनकी भाषा अलग है। सॉरी, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर है आपका हिंदी शब्द फारसी, पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। अभी बताया मैंने, हिंदी किसकी देन है? ईरानियों का। हिंदी शब्द जो है वो ईरानियों द्वारा दिया गया है। इसका प्राकट्य कैसे हुआ है ये देखिए। भाषा, ये संस्कृत की भास धातु से बना है। भाषा शब्द है जो, ये संस्कृत की भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है प्रकट करना। भास का अर्थ होता है प्रकट करना या भाव विचार प्रकट करना। ये आपका भास का अर्थ होता है। हिंदी भाषा सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। सभी भाषाओं की जननी को संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत कब आई और उसके बाद क्या है ये सब क्रम से देखिए। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। कितने में? दो भागों में, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो आपके वेद है, ये आपके वैदिक संस्कृत में है, और रामायण है ये लौकिक संस्कृत में है। जैसे रामचरितमानस ये जो हम लोग प्रचलन में है वो लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत ज्यादा हार्ड होती है थोड़ी। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। एक चीज याद रखिए, ईसा पूर्व हमेशा घटता है, ईस्वी बढ़ता है। और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब ये आपका क्लियर हुआ। ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर आपका वैदिक और लौकिक दोनों संस्कृत अलग नहीं दिया और पूछा अगर संस्कृत का समय, किसी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया संस्कृत का समय क्या है, तो क्या करना है आपको? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगर अकेला संस्कृत पूछा तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अगर अलग अलग यदि पूछते हैं तो वैदिक का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये संस्कृत का हुआ। अब इसके बाद पाली आती है, तो पाली का समय है आपका 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब क्या हुआ, यहाँ ईस्वी आ गया। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। सब में 500 का डिफरेंस आ रहा है। संस्कृत का ईसा पूर्व याद रखना है, सीधा समझने के लिए है ये आपको, क्यों ये भूल बहुत जाते हैं सब लोग। और पाली में बस ईसा पूर्व एक बार है, पाली में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, फिर ईस्वी आ जाएगा। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश या अवहट या सौर सैनी ये सब आपका आ जाता है इसके बाद। फिर ये तो इसकी भाषा बोलियां बदलती जाएंगी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये ऐसे क्रम से याद रखना है आपको। अपभ्रंश कोई अवहट भी लिख देते हैं।
सौरसैनी का, अब उससे सौरसैनी हुई। इसका समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आवर्त का या सौरसैनी का अगर यदि इसका अलग पूछ लिया, इसका अलग, तो समय यही रहेगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब इसके बाद अब हिंदी प्रचलन में है इस समय 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। देखिए, भाषा तो कोई सी बंद नहीं हुई है बोलनी। संस्कृत का भी प्रयोग हो रहा है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सब चीज मिलके, पर अब हिंदी के नाम से हम इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? सभी बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। सभी जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। बोली भोजपुरी, सबसे ज्यादा क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है और सबसे ज्यादा भाषा हिंदी है। हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है इसका मानक समय? 1100 ईस्वी माना जाता है हिंदी का। लिपि, हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि, इसका प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं, लिपि को ही चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि संस्कृत का ब्राह्मी बताते हैं ना। विशेष, हिंदी में विशेष कहते हैं। बेटे मैं नोट भी लिख देती हूं कहीं कहीं, किसी जगह विशेष। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अब हर उसकी अपनी अपनी भाषा की लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी हुई, आपका अंग्रेजी की रोमन है। ऐसे सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। पंजाबी की गुरमुखी है। एक अब ये लिख दिया मैंने, सबसे कम पहले क्या बोला जाता है? मातृभाषा। मातृभाषा को हम बहुत सीमित अपने ही घर गांव में, परिवार में और अपने आसपास बोलते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। और थोड़ा उससे ऊपर, जैसे कि तहसील लेवल का हो गया क्षेत्र में, तो उसे क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। यही देखिए, मातृभाषा है, बोली ही, भाषा नहीं है वह। मातृभाषा को बोली में ही प्रयोग किया जाएगा, पर हम लिखते यहाँ मातृभाषा है, क्योंकि इसका लिखित यही है, मातृभाषा। घर गांव में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। क्या होती है? मातृभाषा। ये माँ द्वारा बोली जाती है। एक मतलब घर परिवार में जो लोग बोलते हैं, अपनी माँ से जो बच्चे सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। तहसील स्तर पर बोले जाने वाली लिपि, बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। देखिए, ऐसे कोई लिखता नहीं है, पर मैंने समझाने के लिए लिखा है। ये एक एक चीज, कोई डाउट ना रहे, सारे डाउट क्लियर हो। तहसील स्तर पर बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उससे ऊपर क्या हुआ? जिला। जिला स्तर पर बोले जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। इसमें क्या, कहीं कहीं साहित्य रचना भी हो जाती है। उपभाषा में साहित्य रचनाएं भी की जाती हैं कहीं कहीं। राज्य स्तर पर बोले जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। देखिए, पहले छोटा सा घर गांव यही होता है, उससे बड़ा तहसील होता है, तहसील से बड़ा जिला होता है, जिला से बड़ा राज्य, तो राज्य स्तर पर बोले जाने वाली भाषा राजभाषा होती है। राष्ट्र स्तर पर बोले जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है,
ये चीज याद रखना। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए या आपसे कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि हिंदी कैसी भाषा है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी आपकी राजभाषा है। यदि यह राष्ट्रभाषा होती तो संपूर्ण कार्य हिंदी भाषा में होता। जो भी हमारा कार्य होता, लिखित कार्य होता है, सब जगह संसद है, इतने टेरिटरी, सब जगह कहीं पे भी हिंदी का प्रयोग लिखित में नहीं है। अपना अपना स्टेट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ये सब में हिंदी में नहीं होगा। अब इंग्लिश में ही होता है, तो इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना जाता है, राजभाषा माना जाता है। राजनयिक भाषा, ये समझिए, दो देशों के बीच पत्र व्यवहार जिस भाषा में किया जाता है उसे राजनयिक भाषा कहते हैं। ये क्या है? दो देशों की भाषा। मतलब अब जैसे भारत में और आपका चीन में या अमेरिका में, जहां पे भी आपका दो देशों के बीच में पत्र व्यवहार हो रहा है, उस भाषा को राजनयिक भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम क्या क्या है? बोलकर, लिखकर, संकेत देकर। हम किसी से बोलकर भी बात कर सकते हैं, या फिर लिख के भी भाई बता सकते हैं, या संकेत होता है। तो ये सब तरीके से भाषा के ये माध्यम है। और मैं अभी इसके आगे कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, ये वाली भी क्लास कराऊंगी। इसमें ये मैंने इस तरह से सब लिखवा दिया कि बिल्कुल इजी, इसे कोई भी भूल नहीं सकता है। सबसे छोटा घर गांव, उसमें मातृभाषा, फिर आपका तहसील स्तर हुआ तो बोली, उससे बड़ा आपका जिला स्तर हुआ तो उपभाषा, राज्य स्तर पर राज्यभाषा, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रभाषा। पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करिए। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।